एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। देखो रिवैल्यूएशन के बाद तुम्हारे रिजर्व का क्या कहानी होगी और बाकी सभी चीज जो है ना वो वैसा ही है जैसे कि एडमिशन में था और चेंज इन पीएसआर में था। तो बस ओल्ड रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आ गया है समय फुल क्वेश्चन करने का। तो देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलो मेरे साथ। हमें लग सकते हैं अंदाजन 15 से 17 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं आपको समझाते हुए करवाऊंगा। पर आप जब इस क्वेश्चन को पर्सनली करोगे बिना समझाए डायरेक्टली, तब आपको 10 से 8 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और सीबीएसई भी आपको इतना ही टाइम अलॉट करता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा, मतलब फॉर एग्जांपल एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, पहले क्वेश्चन को देखो और उसमें जो जो चीजें बनाने को बोला गया है उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। हमारा सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चन को रीड करने में जाता है, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि रीडिंग जितनी कम होगी समय उतना ज्यादा बचेगा। हम लोग ज्यादातर टाइम लिखने में फास्ट कर लेते हैं कि भाई राइटिंग तेज कर ली, अमाउंट फटाफट लिख दिया, पर इससे आप हार्डली 1 मिनट बचा पाओ। पर अगर आपने एक बार की क्वेश्चन रीडिंग काट दी तो आपके 4 से 5 मिनट बच जाएंगे। तो आज हम उसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो मान लो आपके सामने है एक क्वेश्चन, में टाइम यहां पर शुरू कर दिया है। ए बी सी 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अब क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं लेकर के आया हूं। प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल वो शेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। कैपिटल का प्रोपोर्शन देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, 4.5 लाख। तो इन्होंने कहा कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैपिटल के प्रोपोर्शन में होगा, मतलब जिस रेशियो में आपके तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है उसी के हिसाब से। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 45 30 15, तीनों 15 की टेबल में आ रहे हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1। हम क्वेश्चन 4 बार नहीं पढ़ने वाले हैं, हम मात्र एक बार पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी बैलेंस शीट एक बार रीड करते हैं और रीड करते समय अगर कोई रिजर्व है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कोई लॉस है, उसको टिक करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आता है क्रेडिटर, उसके बाद आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के आगे मैंने टिक कर लिया बिकॉज इट इज अ रिजर्व और रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद है कैश, डेटर, पीबीडी, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और ये आ गया पी एंड एल। ये पी एंड एल एसेट यानी कि एक तरीके का लॉस है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां दो चीजें, एक रिजर्व और एक पी एंड एल, ये दो चीजें हमें ऐसी मिलती हैं बैलेंस शीट में जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो हमने उनके आगे टिक लगा ली। अब तक हमने और कुछ नहीं पढ़ा है, ना ही कोई खाता बनाया है, ना ही किसी चीज की पोस्टिंग की है, हमने सिर्फ क्वेश्चन की बैलेंस शीट रीड करी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नीचे के एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। देखो कितना आसान है। बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018। बी जो है वो रिटायर हो गया है, अच्छी बात। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी आउट द पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसके अंदर पहला पार्ट एडजस्टमेंट है। आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, 10,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। ये जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये ऊपर तो कहीं नहीं है फायर इंश्योरेंस, तो हमने क्या करा, यहां टिक कर लिया। अब ये क्या है, क्यों है, मैं यहां टिक कर लेता हूं। इससे मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं बस अभी रीड कर रहा हूं। आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब मैं यहां पर अमाउंट नहीं निकालूंगा, बस लैंड एंड बिल्डिंग के आगे एक टिक मार्क लगा लूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देख बार बार अभी मैंने मान लो इसका अमाउंट निकाल लिया, फिर जब पोस्टिंग करेंगे तो फिर वापस निकालना पड़ेगा। तो दो दो तीन तीन बार एक ही चीज को करने से क्या, हम एक ऐसी अप्रोच लगा रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े, दूसरी बार करना पड़े। इसके अलावा तीसरी बार क्वेश्चन नहीं करना, ना ही पढ़ना, और ना ही ये सोचना कि यार कोई एडजस्टमेंट रह गया है क्या, मेरे से कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये सारी दिक्कतों को खत्म करते हुए चलेंगे। अभी देखो कितना आसानी से होगा। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी बॉट बाय 5%। डेटर के आगे मैंने टिक लगा लिया है। मशीनरी टू बी डिक्रीज, मशीनरी के आगे टिक लगा लिया है। प्रोविजन ऑफ 15,000 टू बी मेड फॉर रिपेयर, यहां कहीं भी रिपेयर नहीं है,
इसलिए मैंने यहां नीचे टिक लगा लिया है। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट 1,80,000 रुपए। अब भाई गुडविल का एडजस्टमेंट होता है तो मैं गुडविल पहले यहां लिख लेता हूं। गुडविल है 1,80,000 रुपए। ठीक है, ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जो पार्टनर जा रहा है वो लेगा। ठीक है, बी शेयर इज सेम ऑफ द सेम एंड रेकमेंड एंड बी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी। मतलब ए और सी गेनिंग हो रहे हैं और बी जो है वो सेक्रीफाइस हो रहा है। हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4 एंड 1:4। इनका न्यू रेशो आपको गिवन है, ये ओल्ड है, न्यू रेशो आपको गिवन है 3:1। तो मैं एक बार इसको वैसे लिख देता हूं जैसे अपन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। ए बी सी न्यू है 3:1 और ओल्ड है 3:2:1। यहां गुडविल आपको दी हुई है क्वेश्चन में 1,80,000। अब देखो पहले गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहां पर समझदारी रखेंगे। समझदारी क्या रखेंगे, आप अगर ध्यान से देखें तो जब बी रिटायर होगा और अगर मैं इसको गायब कर दूं तो ये रेशो और ये रेशो सेम है, यानी कि पुराना रेशो ही कंटिन्यू किया गया है। और अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि जब डायरेक्टली इसको किक ऑफ कर देते हैं, मतलब बिना किसी रेशो में बदलाव किए इसको हटा देते हैं, तो जो रेशो बचता है वो ही आपका गेनिंग रेशो और वो ही आपका न्यू रेशो होता है। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, बोलोगे तो मैं सॉल्व भी करा देता हूं। देखो इसका टोटल आया 4, इसका टोटल आया 6। अब गधा और घोड़ा 4 और 6, इन दोनों का भरत मिलाप तो हो नहीं सकता, खच्चर आएगा। तो हम इन दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे ले आते हैं। 4 और 6 का कॉमन ग्राउंड क्या आएगा सोचो, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। ठीक है, 12 आता है, 24 आता है, 36 में भी लिख सकते हो। तो हम कैलकुलेशन इजी करते हैं, इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा सर कैसे निकाल रहे हो आप, बेटा ऊपर आई बटन में एक वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि कैसे आसानी से हम गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पूरे को 2 से किया है तो यहां पर भी 2 से करना पड़ेगा और यहां पर 3 से करना पड़ेगा। 9-3 6 4 2 3 - 4 और 1, तो वही आ रहा है आपका ले दे के 3:1। अब गुडविल कितनी है फर्म की, 1,80,000 रुपए। कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो बी का शेयर कितना होगा, 1,80,000 रुपए इंटू 2/6, 1/3, तो ये हो गया 60,000। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो या चाहो तो ऐसे निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, मैं ऐसे निकाल रहा हूं क्योंकि एक ही बंदा सेक्रीफाइस करा, मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है ना, नाउ एंट्री क्या होगी गुडविल की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन कौन कौन कर रहा है, AC2 बीस कैपिटल। ठीक है, पहले एंट्री करके अपन पटक रहे हैं। इसका कितना है 60,000 रुपए, जिसको हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट देंगे, 3:1 में बांट देंगे। तो 3:1 में बांटा तो ये आया 45,000, ये आ गया 15,000। ठीक है, इसको वर्किंग नोट 1 करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट हमने पहले ही कर दिया। लास्ट है बी टू बी पेड 50,000 इन कैश। बी को 50,000 कैश में देने हैं, बाकी जो है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है साहब, क्वेश्चन पूरा अपन ने पढ़ लिया। मैंने आपको 5-7 मिनट लगा दिए क्वेश्चन को रीड करने। अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली रीड करता बिना आपको समझाए तो मुझे मात्र 3 मिनट का समय लगना चाहिए था। ठीक है, अब जब आपने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है तो अब अपन सारे अकाउंट एक साथ क्रिएट करते हैं, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी, बैलेंस शीट भी। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बार क्रिएट कर लेता हूं। लोगों को सवाल आता है कि सर रिवैल्यूएशन कितना बड़ा बनेगा, तो आप एक बार बैलेंस शीट देखो, 1 2 3, एक टिक यहां, एक टिक यहां, इन टोटल 5 टिक हैं। तो रिवैल्यूएशन आप 5 लाइन का, 6 लाइन का बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सारी टिक एक ही लाइन में आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है। ठीक है, हम मुझसे फॉर्मेट की ज्यादा अपेक्षा मत करना यार, है ना, थोड़ा भावनाओं को समझ के काम कर लेना, है ना। रिवैल्यूएशन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पीछे बनाते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, यही बना देते हैं, ऊपर बना दें, चलो ठीक है चलेगा। ठीक है, यहां तक बना लेते हैं, एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर। आपने देखा होगा मैं अमाउंट के कॉलम हमेशा बड़े बनाता हूं
इससे फायदा क्या होता है, चलो एक बार और बनाते हैं, चलो इसको, इससे फायदा क्या होता है वो समझो। जब हम अमाउंट के कॉलम बड़े बनाते हैं तो अमाउंट लिखने में गलती नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर कैलकुलेशन ही मिस्टेक होंगी। ठीक है, 1 2 3, अब बाकी समझ लेना, है ना। ठीक है, ये पर्टिकुलर मैंने छोटा बना दिया है, तो आप आराम से इसको बड़ा बना दें, ये इसलिए है ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, मैं यहीं पे बैलेंस शीट बना देता हूँ छोटी सी। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन करें। अब अपन क्वेश्चन ऊपर से वापस रीड करना शुरू करेंगे। आप बोलोगे सर, तो लंबा प्रोसेस हो गया, पर यकीन मानिए आपको अभी 4 मिनट लगने चाहिए अब तक के प्रोसेस में। अब आगे बढ़ते समय जब हम क्वेश्चन वापस रीड करेंगे, तो जिन पे टिक नहीं है उनको डायरेक्टली पोस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर, कोई टिक नहीं है, मतलब पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। या हमने लिखा क्रेडिटर और इसके आगे अमाउंट लिख दिया 1,08,000 रुपए। आगे देखा जनरल रिजर्व, टिक है, टिक। जनरल रिजर्व का क्या कहता है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ओल्ड रेशो कितना है, 3:1। जनरल रिजर्व कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां एक लाइन ऊपर छोड़ देते हैं बैलेंस की, बाय जनरल रिजर्व। कितना है, 12,000। 12,000 को 3:2:1 में दो, तो ये हो गया, कितना हो गया, 6,000, 4,000 और 2,000। ये जनरल रिजर्व बट गया। आगे देखो, अगला है कैपिटल, 4 लाख, 4.5, 3 और 1.5, बाय बैलेंस बीडी 4.5, 3 लाख और 1.5 लाख। यहां तक समझ में आ गया। मैं अमाउंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, इसको एक बार मॉडिफिकेशन मार देते हैं इसका। देखो, आप देखना मैं क्या करूंगा, ये कलाकारी आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। 6,000, 4,000 और ये 2,000। मैं वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 लिख रहा हूं, ताकि जब इन टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको आसान लगना चाहिए। ठीक है जी, आगे समझो, आगे क्या कह रहा है ये। आगे ये वाला पार्ट तो हो गया, कैश एट बैंक है। बैंक का हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, तो बस मैं बैंक यहां लिख देता हूं। बैंक को सबसे आखिरी में लिखेंगे, इसकी वजह बता दूंगा। नेक्स्ट आता है डेटर, तो डेटर पे टिक है। अब टिक पे आ जाते हैं, ये रहा टिक। पीबीडी को 5% बनाना है, डेटर है 1 लाख के। ध्यान से समझना, डेटर 1 लाख के है, आपको 5% का पीबीटी करना है। तो 1 लाख का 5% आपने करा, कितना आया, 5,000। यानी 5,000 का पीबीडी होना चाहिए। अभी प्रोविजन कितने का है, 2,000 का, हमें 5,000 का करना है, मतलब 3,000 का प्रोविजन बढ़ा देंगे, 3,000 का प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे। तो हम यहां लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, 3,000 का प्रोविजन हम बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में ये डेटर 1 लाख, इसका जो पीवीडी है वो 5,000 हो गया है, और इन टोटल मेरे पास ये 95,000 आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी हो तो बताओ। आसान है, इजी है ना। मैं सब कुछ रॉ कर रहा हूं यार, ऐसा नहीं मैं पहले हो सकता है इसका अमाउंट बना के लिया था आपके लिए, पर वो मजे नहीं आते ना, फील नहीं आता। आपने को दिख रहा है, हाँ भाई चलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब ये एडजस्टमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के ऊपर कुछ टिक नहीं है, तो स्टॉक को एज इट इज 90,000 हम लिख देंगे, 90,000। मशीनरी पे टिक है, मशीनरी का टिक ये रहा। मशीनरी को 5% कम करना है, 2,40,000 की मशीनरी है, 5% कम करना है। तो 2,40,000 का 5% कितना हुआ, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। तो मशीनरी की नई कीमत कितनी आ गई, 2,28,000 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, एनीवन, इजी है, आसान है। चलो आगे बढ़े, चलो देखो इधर। इसके बाद आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख रुपए टिक लगा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग ढूंढो। इसमें ये रहा, 10% एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। तो यहां आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख का 10% हो गया 50,000 रुपए। नई कीमत हो गई प्लांट एंड, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग है तो प्लांट नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग। नई कीमत हो गई 5,50,000 रुपए। आगे बढ़ जाएं, आगे देखें। चलो इसके बाद है पी एंड एल, 12,000, ये लॉस है, तो लॉस पार्टनर्स को बढ़ जाता है। टू यहां पर लिख रहा हूं मैं, पी एंड एल 12,000, वही रिजर्व जितना ही बढ़ गया है, तो 6, 4, 2। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, ये सब करने के बाद क्या हम 100% श्योर हो चुके हैं कि हमारी बैलेंस शीट में सब चीजें खत्म हो गई? क्लियर हो गए ना हम कि भाई बैलेंस शीट अपनी निपट गई है, तो अपने को बैलेंस शीट में दिमाग नहीं लगाना। अब अपन नीचे आते हैं, बी रिटायर हुआ है, तो बी रिटायर हुआ है तो भाई रिटायर हो गया, होने दो। इसके आगे लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट अ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपए का, जो कि अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है आपने प्रीपेड किया है, मतलब इसकी डेट नहीं आई थी, आपने पहले ही दे दिया। इसकी डेट नहीं आई है, आपने पहले ही पेमेंट कर दिया। आपने पहले पेमेंट कर दिया, अच्छी बात है। तो आपने पहले पेमेंट कर दिया तो ये प्रीपेड हो गया। तो यहां हम लिख देते हैं बाय अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड है, एसेट है, कितने का है? 10,000 रुपए का। सिमिलरली बैलेंस शीट में आप यहां पर अनएक्सपायर्ड, क्या हो गया भाई, हाँ, अनएक्सपायर्ड प्रीमियम के नाम से लिख दोगे 10,000 रुपए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक टिक खत्म हो गया, यहां आते आते हमारा ये टिक ये रहा, प्रोविजन फॉर, ये रहा ना टिक, 15,000 इज टू बी मेड फॉर रिजर्व, 15,000 का प्रोविजन बनाना है। तो यहां लिखा प्रोविजन फॉर रिजर्व 15,000 रुपए, और इधर बैलेंस शीट में एक 3 लाइन छोड़ के प्रोविजन फॉर रिजर्व। ठीक है, यहां पर टिक लगा देते हैं। रिजर्व नहीं, रिपेयर है, 15,000 रुपए। ठीक है जी, रिपेयर है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक हो गया। अगला एडजस्टमेंट यहां टिक लगा रखा है अपन ने, गुडविल का है। तो गुडविल की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको पोस्ट कर रहे हैं। अब गुडविल की एंट्री का पोस्ट सबसे क्रूशियल है, तो उसको ध्यान से समझे। ए और सी मिलकर बी को पैसा दे रहे हैं, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, मतलब ए और सी मिलकर बी को पैसा दे रहे हैं। तो बी के खाते में पैसा आ रहा है। जब बी के खाते में पैसा आ रहा है तो हम बी के खाते में यहां पर लिखेंगे। कैसे आ रहा है? इसको ए दे रहा है, इसको सी दे रहा है, इसको ए दे रहा है और सी दे रहा है। ए दे रहा है 45, सी दे रहा है 15। तो बी के खाते में 45,000 ए ने दिए, 15,000 सी ने दिए। ठीक है, यानी बी के खाते में पैसे आ गए। किन्होंने दिए? ए और सी ने। तो ए और सी के खाते में से पैसे कट जाएंगे। हमने यहां बी में तो लिख दिए, पर ए और सी में से काटो। यहां ध्यान रखो, ये जो कॉलम है ये ए का कॉलम है, ये वाला और ये वाला, ये और ये बी का कॉलम है, और ये सी का कॉलम है। जो मैंने बड़ा बनाया ना, ये इसी वजह से बना है। मैं चाहता था इसके नीचे बैलेंस शीट बनाता, पर इसको बड़ा मैंने इसलिए बना ताकि आपको समझा सकूं। तो ये जो ये अमाउंट है, ये ए के खाता बोलता है, ये और ये बी का खाता बोल रहा है, और ये सी का खाता। तो हमने बी के में तो जोड़ दिए, अब ए और सी में से निकालने हैं। तो जब आप निकालते हो तो आप इस साइड लिखते हो। तो ए के खाते में से 45,000 निकाल लो, सी के खाते में से 15,000 निकाल। आपको इनाम तो देना पड़ेगा, हमने निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? क्योंकि हम ये पैसा बी को दे रहे हैं, तो इनके पास आ जाएगा टू बी's कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना सारी चीजें? बी को मिला इसलिए बी के, इसमें ये मत देखो, आप ये देखो, बी को मिला इसलिए बी के क्रेडिट में, ए और सी ने दिया तो इसलिए ए और सी के डेबिट में। क्लियर हो गया? चलो, यहां तक हो गया भाई। अब लास्ट है, बी को 50,000 रुपए कैश में देने हैं। तो कैश में देने का मतलब टू बैंक कर दीजिए आप 50,000 रुपए। सर बैंक क्यों करा, कैश क्यों नहीं करा? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैश कहीं नहीं लिखा है, बैंक लिखा है। अब जो बैंक का कॉलम मैंने कहा ना बाद में एडजस्ट करते हैं, 80 था, 50 दे दिया, तो बैंक में कितना बचना चाहिए? 30,000। तो बैलेंस शीट में आइए, 30,000 रुपए अपने बैंक में डाल दीजिए। बताओ भाई, कोई दिक्कत हुई क्या? हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार खत्म कर लिया। अब क्या आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन में कुछ रह गया होगा, सर कोई एडजस्टमेंट हो सकता है हम भूल गए हैं, सर कुछ नहीं किया? सब कुछ तो कर लिया। तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग से ही शुरू करा, एंड पे खत्म कर दिया। सारे अकाउंट एक साथ बन गए। अब हमारा अगला काम है अकाउंट के बैलेंसेस निकालना। शुरू करते हैं यहां से। ये है 60,000, इधर भी लिखते हैं 60,000। ये कितना हो गया? 12 और 27 और 30, तो ये हो गया 30,000। 15 और 27 और 30,000, ठीक है। यहां लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल, सबको बांटेंगे ओल्ड रेशो में, ए बी सी। कितना है? 3:2:1। तो 6 से काटा 5, 5 दिया 15, 10, 5। ठीक है, कैलकुलेट करना, यही आ रहा है।
ठीक है, अब यहां पर बांटते हैं, इधर बाय रिवैल्यूएशन 15, 10, 5। ठीक है, अब इसका बैलेंस निकालते हैं। देख ले भाई, मेरा बराबर ही आ रहा है, मैंने फोकट की जगह नहीं ली है। ठीक है ना? हाँ, देखो भाई, पहले किसका करें? यहां से शुरू करते ए से। तो 4.5 लाख, 15 ये हो गया 4 65, ये हो गया 4,71,000। ठीक है, एक बार और देख लेते, 21 4 71। ठीक है, अब मेरे पास वो भी नहीं है जिसमें से मैं क्रॉस चेक कर लूं, कोई बात नहीं, चलो बैलेंस शीट का टोटल मैच करेंगे। ये कितना है? 51, तो ये हो गया 420। 45 और 6 हो गया 51। वाह क्या बात है, एक लाइन छोड़ के 4,20,000। एक लाइन क्यों छोड़े भी बताता हूँ। ठीक है, अब निकालते हैं सी का। 1.5 लाख और ये हो गया 1,57,000। यहां भी लिखा 1,57,000। इसका कितना हो गया? 15 और 2 17, तो ये हो गया 140। क्या बात है, बचा लिया भगवान। टू बैलेंस सी डी 140। ठीक है, इन दोनों का एक लाइन छोड़ के क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो बेचारा बी है वो अब पार्टनर नहीं रहा है, तो हम उसके बैलेंस को बी के लोन अकाउंट से डिफाइन करेंगे। ये रहा बैलेंस कि इनका बैलेंस। ठीक है, तो बी को हमने लोन अकाउंट से डिफाइन करना है, तो इसलिए हमने उसको बाद में लिखा है। कहना एक बार कितना हो रहा है, देखो 30 और ये हो गया 60 70, तो 3,70,000 3,74,000। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे तो नहीं होगी, पर हो जाए तो देख लेना यार मिस्टेक। 15 60 और एक हो गया 70 70 74 3 74। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, मजेदार। और 50 गए 3 20 और ये 4 चले गए 3,20,000। ओ हो, इतनी बेहतरीन। सब कट गए, 0 0 में आ गया आंसर। ठीक है भाई, तो 54 गए 3 बेहतर। अब इसको पोस्ट कर देते हैं इधर, बैलेंस शीट एरिया आपकी। तो सबसे पहले लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और सी दो ही बचे हैं अपने। ए का कितना है 420 और इसका कितना है 140। टोटल करो कितना आया, 420 140 560, 5,60,000 रुपए। ठीक है, और यहां लिखते हैं बी का लोन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में बी का लोन अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, बी का लोन अकाउंट कितना है भाई? 320। अब देखो, आपको एक चीज सिखाते हैं। यहां 15,000 मैंने बीच में डाल दिए, इसमें 1 टेंस 100 नहीं करा, तो कितना मुश्किल हो रहा है इनको और इसको जोड़ना। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा याद रखें 1 टाइम्स 100 के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करें, जीरो के नीचे जीरो। अब देखो, ये डायरेक्ट वे से जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8 है ना, 8 लाख, ये हो गया 9 लाख, 9 लाख ये हो गया 10 लाख, नहीं 9 लाख 80, 9 80 प्लस 15 9 95 और 8,000 रुपए, 10,02,000 रुपए। देख भाई, यही आना चाहिए अब। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है भैया, चलो। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये रहा आपका सवाल का जवाब। एक बार और चेक कर ले, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो। 5 और 3 8 और 880 और 980, 980 995 और नहीं 8 है ना, तो 3,000 आएगा ना, दूनी 3, 10,03,000। ठीक है ना? अब अपन इतने समझदार तो हैं कि भैया अपन है ना आखिरी की 3 4 डिजिट मिला लेते हैं। अगर वो सही है तो अपन मान लेंगे सही है। ठीक है, आखिरी में 3,000 आना चाहिए। तो देखो 3 0 तो गए, ये 5 ये रहा और 8 ये रहा। 8 और 5 13, 3 आ रहा है, यानी अपनी कैलकुलेशन सही है। एक बार भाई लोगों को एक बार कैलकुलेशन कर लेना, अगर गलत हो तो मुझे बता देना, बाकी तो गलत नहीं होगी, क्योंकि अपन ने पूरा क्वेश्चन इज्जत से शिद्दत से किया।